क्रिटेशियस का समय जो अधिक विशाल राक्षसों का जमाना होने के लिए प्रसिद्ध है, और इस दौरान दुनिया ने न केवल सबसे बड़े पृथ्वी शिकारी को देखा बल्कि सबसे बड़े पृथ्वी जीव को भी। ये दोनों टाइटन्स डायनासोर्स थे जो कि स्थल पर रहते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ डायनासोर्स ही क्रिटेशियस में बड़े थे। कई गैर डायनासोर्स भी अत्यधिक बड़े हो गए थे, जैसे उड़ने वाले पशु और समुद्री छिपकलियां। इस दौरान मगरमच्छ भी अत्यधिक बड़े हो गए थे और लगभग 82 मिलियन साल पहले नॉर्थ अमेरिका में दुनिया ने सबसे बड़े मगरमच्छ का सामना किया, डायनोसॉरस। ये बड़ा सा मगरमच्छ जीवाश्म विज्ञानियों की निगाहों में काफी पहले से था, जब 1850 के दशक में उत्तरी कैरोलिना में बड़े दांतों की खोज लगी। लेकिन इन दांतों की खोज लगाने वालों ने उन्हें पहले एक प्लायोसॉर का मान लिया था, और ये तब तक समझा जाता रहा था जब तक अधिक अवशेष नहीं मिले। तब उन्हें समझ आया कि उनका पहला अनुमान गलत था। हाँ, जो उन्होंने सही समझा था वो ये था कि ये प्राणी वास्तविक जीवन में बड़े और भयानक थे। ऐसे गुण जिन्होंने उसका नामकरण करते समय उन्हें प्रेरित किया, उन्होंने इसका नाम डायनोसॉरस रखा, जिसका अर्थ भयानक मगरमच्छ है। उन्होंने इसकी प्रजाति को हैचेरी का नाम भी दिया और इस तरह डायनोसॉरस हैचेरी का जन्म हुआ। उन्होंने उस समय जाने माने अवशेषों के साथ दावा किया था कि इस प्रजाति के वयस्क व्यक्ति 49 फीट या 14.9 मीटर तक लंबे हो सकते थे, जबकि उनका वजन 10 टन से भी अधिक हो सकता था। ये इसे बहुत बड़ा बनाता था, लेकिन सालों के गुजरने के साथ ये अनुमान गलत साबित हुए। हालांकि बहुत सारी प्रजाति हैं जो पहले बड़े होने का दावा करते हैं और फिर उन्हें सामान्य आकार में प्रदावंत कर दिया जाता है। डायनोसॉरस ने अपने प्रभावशाली लंबाई और आकार की स्थिति को जारी रखा, क्योंकि नए नमूनों ने केवल इस बात की पुष्टि की है कि यह वाकई विशाल मगरमच्छों की वंशावली थी जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। अब तक 4 डायनोसॉरस की प्रजातियों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें हैचेरी के साथ रुगोसस, रियोग्रैंडेंसिस और श्वेमेरी को शामिल किया जाता है। माना जाता है कि चारों ही बड़े थे। हैचेरी और रियोग्रैंडेंसिस सबसे बड़े थे। जीवाश्म विज्ञानियों के अनुमान से एवरेज बड़े डायनोसॉरस व्यक्ति 8 से 10 मीटर या 26 से 33 फीट के बीच हो सकते थे और उनका वजन 2.5 से 5 टन तक का हो सकता था, जो कि एक पुरुष हिप्पो के वजन से 2 गुना ज्यादा था, और कुछ व्यक्ति इससे भी बड़े होने में सक्षम थे। वर्तमान में सबसे अच्छे अध्ययनित बड़े अवशेष रियोग्रैंडेंसिस प्रजाति से आए हैं, जिसमें कुछ अवशेष दिखने में 2 छोटे प्रजातियों रुगोसस और श्वेमेरी से 1.5 गुना बड़े लगते हैं। इससे जीवाश्म विज्ञानियों का अनुमान है कि सबसे बड़े रियोग्रैंडेंसिस वयस्क 12 मीटर या 39 फीट तक लंबे हो सकते थे और शायद 8.5 टन तक का वजन हो सकता था, जो उन्हें सभी थेरोपॉड से भारी बनाता है, टी-रेक्स के अलावा। इस आकार पर यह सबसे बड़ा मगरमच्छ भी माना जाता है, जिसमें सिर्फ सार्कोसॉरस और पुरोसॉरस इसके करीब आते हैं। हालांकि सार्कोसॉरस को आमतौर पर इस बहस से अलग रखा जाता है, क्योंकि असल में ये एक मगरमच्छ नहीं था बल्कि एक फुलीडोसॉर था, और अब इसका वजन लगभग 5 टन माना जाता है। और पुरोसॉरस को भी अब आमतौर पर छोटा माना जाता है, जिसमें पुरोसॉरस का वजन 8.4 टन होने के सबसे बड़े अनुमान के अनुसार अब ये 0.1 टन हल्का माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा मगरमच्छ होना डायनोसॉरस के लिए शायद काफी नहीं था, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि डायनोसॉरस हैचेरी दूसरे बड़े क्रोकोडिलियन से भी कई गुना बड़ा हो गया था। विशेष रूप से 2 स्पेसिमेन को दूसरे कई बड़े क्रोकोडिलियंस के जीवाश्मों से बड़ा माना गया है, जिनके उचित अनुमान उनकी लंबाई को 14 मीटर या 46 फीट और विचालित वजन को 13 से 14 टन तक बताते हैं। हालांकि इन संकेतों पर बहुत सी तफ्तीश की गई है और तब से कई अध्ययन ने कहा है कि इन 2 स्पेसिमेंस के आकार को पूरी तरह से सिद्ध नहीं किया जा सका है। इसका अर्थ है कि अभी के लिए अधिकांश जीवाश्म विज्ञानी डायनोसॉरस के सबसे बड़े आकार को 39 फीट या 12 मीटर मानते हैं। फिर भी ये डायनोसॉरस को आज जीवित सबसे बड़े मगरमच्छ से अधिक बड़ा बनाता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जो कि आमतौर पर सबसे बड़े डायनोसॉरस से 8 गुना छोटा होता है। इन दोनों के बीच ये अत्यधिक अंतर इतना अद्भुत है कि डायनोसॉरस को मगरमच्छों से जोड़ना मुश्किल लगता है, लेकिन ये सच है। हालांकि उसके ब्रेन केस के अध्ययन ने प्रकाश किया है कि ये वास्तव में एक और प्रसिद्ध मगरमच्छ एलिगेटर से अधिक संबंधित है और ये एक ही सुपर फैमिली के सदस्य हैं।
एलिगेटरॉयडिया। ये 3 सुपर फैमिलीज में से एक है जो मगरमच्छ के आदेश को बनाती हैं और एलिगेटर्स और केमन्स को शामिल करती हैं, और कई ऐसे विलुप्त सदस्य भी शामिल हैं जो बाकी दोनों समूह से ज्यादा एलिगेटर से अधिक संबंधित हैं। अपने ब्रेन केस के साथ डायनोसुकस दिखने के मामले में भी एलिगेटर से काफी मिलता था, जिसमें एक शरीर और स्नाउट था जो बहुत ही ज्यादा एलिगेटर जैसा था। ये उसके शिकारी के लिए एक बहुत बड़ी और बुरी खबर थी। एक विशाल के एलिगेटर की तरह दिखने वाला मगरमच्छ किसी के लिए भी बहुत भयानक होता। उसकी आम समानताओं के अलावा डायनोसुकस असल में दूसरे मगरमच्छों से बहुत अलग था और उसका स्कल शेप किसी भी जीवित या नष्ट प्रजातियों में नहीं देखा गया। इसके अलावा इसके स्कल का आकार किसी भी शिकारी प्रजातियों में बहुत कम देखा गया, जिसमें सबसे बड़े स्कल्स 5.5 फीट या 1.7 मीटर लंबे होते हैं, लगभग एक बड़े स्पाइनोसॉरस के स्कल के समान लंबाई। स्कल न केवल बड़ा था बल्कि बहुत ही घन और मजबूत भी था, जिसके कारण बहुत से लोग मानते हैं कि इसका एक बहुत घातक दंश था, लेकिन शायद इतना बुरा नहीं जैसा सोचा जाता था, क्योंकि 2002 में एक अध्ययन में इसके काटने का बल केवल 18,000 न्यूटन बताया गया। ये किसी भी हड्डी को तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति है, लेकिन ये उसके आकार की तुलना में बहुत कम है। तुलना के लिए सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की काटने का बल 16,500 न्यूटन है। हालांकि कुछ साल बाद एक नया अध्ययन आया जो पहले के अनुमानों से इख्तलाफ करता था और दावा करता था कि डायनोसुकस के काटने की शक्ति 1 लाख न्यूटन से भी अधिक है, लगभग एक टीरेक्स से भी दुगना। ये 2 अध्ययन डायनोसुकस के काटने की शक्ति में एक विशाल रेंज प्रदान करते हैं। हालांकि इसमें प्रमाण है कि इसके काटने की शक्ति इस रेंज के उच्च स्तर की तरफ लीन करती थी। विशेष रूप से इसके सारे 22 दांत बहुत ही मजबूत थे और वो बिना टूटे अधिक दबाव का सामना करने के लिए बने थे, और कुछ ऐसे थे जो बड़ी हड्डियों को तोड़ने के लिए खास बने थे, क्योंकि जबड़े के पीछे के दांत छोटे, गोल और मूंड थे। ये सब बातें डायनोसुकस को सच में एक विशाल काटने की शक्ति प्रदान करते हैं। डायनोसुकस के दांतों के मजबूत होने के साथ साथ ये बहुत बड़े भी थे, एक केले के आकार के लगभग। इसके साथ ही उसके शरीर के आकार और दांतों ने जीवाश्म विज्ञानियों को ये विश्वास दिलाया है कि हो सकता है ये आसपास के सबसे बड़े जानवरों का शिकार करता हो, जिनमें डायनासोर्स भी शामिल हैं। खासकर हेड्रोसॉर्स को इस बड़े मगरमच्छ का मुख्य भोजन माना जाता है, क्योंकि टेक्सास में डकबिल से संबंधित कई पूंछ-कशे पर काटने के निशान देखे गए हैं जो डायनोसुकस के साथ मैच करते हैं। ये हेड्रोसॉर्स या तो ग्रिपोसॉरस या फिर क्रीटोसॉरस थे, लेकिन केवल ये हेड्रोसॉरस ही नहीं थे जिनको खतरा था। डायनोसुकस के आकार के कारण उसके वातावरण में सेराटॉप्स और एंकिलोसॉर्स के मिश्रण भी सुरक्षित नहीं थे। ये भयानक जानवर बड़े थेरोपॉड्स को भी निशाना बनाने के लिए सक्षम था, क्योंकि एपिलेचियोसॉरस पर कुछ बाइट मार्क्स देखे गए हैं जो डायनोसुकस से संबंधित लगते हैं, और माना जाता है कि यह राक्षसी मगरमच्छ असल में थेरोपॉड्स के आकार में एक भूमिका निभाता रहा था, क्योंकि वैज्ञानिकों ने नोट किया है कि उसके पूर्वी क्षेत्र में उसके आकार में कोई भी थेरोपॉड उसके नजदीक भी नहीं पहुंच पाया। इससे माना गया कि ये उस क्षेत्र का एपेक्स प्रेडेटर था। माना जाता है कि डायनोसुकस ने डायनासोर को पकड़ने के लिए घात लगाकर हमला करने की रणनीति अपनाई होगी, और किसी भी बदकिस्मत शिकार को घातक रूप से घायल करने के लिए उसने अपने काटने की शक्ति का उपयोग किया होगा। और इसके अलावा आधुनिक मगरमच्छों की तरह माना जाता है कि यह बड़ा मगरमच्छ डेथ रोल करने में भी सक्षम होगा, जो इसे और भी घातक बनाता है। बड़े डायनासोर्स के लिए अमेरिका में कुछ विशेष स्थल डायनोसुकस के आतंक से सुरक्षित थे, क्योंकि विशेष क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों की जनसंख्या थी जो सामान्य से छोटी थी, जिसे विभिन्न कारणों का परिणाम माना जाता है। ये छोटे डायनोसुकस आज के एलिगेटर्स की तरह थे, क्योंकि ये अवसरवादी भोजन करते थे और बड़े कछुए, मछलियां और छोटे डायनासोर्स पर ज्यादा ध्यान देते थे। इसके शिकार के लिए एक और सफलता उसके वृद्धि दर से आई, क्योंकि माना जाता है कि यह धीमा विकासक था। ये विचार उसके ऑस्टियोडर्म्स पर विकास के छलों से आता है, जो इंगित करता है कि व्यक्तियों को पूर्ण आकार तक पहुंचने में 35 साल लगते थे और ये 50 वर्षों से अधिक जीवित रह सकते थे। हालांकि इस लंबी विकास युग के दौरान किशोर कभी भी निराश्रय या हानि रहित नहीं थे, क्योंकि ये अभी भी काफी बड़े थे और उनके काटने की शक्ति अपनी जगह पर थी। और इसके अलावा सभी डायनोसुकस के पास ऑस्टियोडर्म्स के जरिए निर्मित कवच था जो उनकी पीठ पर थे। ये प्लेट्स असामान्य रूप से बड़े और भारी थे, जिनसे उन्हें पृथ्वी और जल जीवों के अधिकांश हमलों से अधिक सुरक्षा मिलती थी। और ऑस्टियोडर्म्स की बात केवल सुरक्षा पर ही नहीं रुकी थी,
बल्कि ये कनेक्टिव टिश्यू के प्रवृत्ति स्थान भी थे, जिससे उनके शरीर की बोझ संभालने की क्षमता बढ़ती थी और उन्हें अपने आकार के बावजूद पानी के बाहर काफी कुशलता से चलने की अनुमति मिलती थी। इन ऑस्टियोडर्म्स के साथ उसके कई और उपयोगी गुण डायनोसॉरस को एक शक्तिशाली हथियारा बनाते थे और इसकी सफलता उसकी विशाल रेंज से दर्शाई जाती है। इसके अवशेष अमेरिका और उत्तरी मेक्सिको के हर कोने में पाए गए हैं। डायनोसॉरस के उत्कर्ष के दौरान अमेरिका एक उथले समंदर द वेस्टर्न इंटीरियर सीवे के कारण दो हिस्सों में बंट गया था। डायनोसॉरस इस समंदर के दोनों तरफ 10 अलग अलग अमेरिकी राज्यों में निवास करते थे। इसकी वसुंधरा में पाए गए अवशेषों से ये पता चलता है कि ये मुहाना में रहना पसंद करता था, जो खारे पानी की आंशिक रूप से घिरा हुआ तटीय निकाय है, जिसमें नदियां या झरने प्रवाहित होती हैं, जबकि खुले समंदर से निःशुल्क संबंध रहता है। अवशेषों को मीठे पानी और नदियों में भी पाया गया है और यहाँ तक कि समुद्री पानी में भी मिला है। इसका मतलब है कि शायद ये गहरे और खुले समंदर के हिस्सों में भी जाता होगा। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि ये अवशेष जानवर की मौत के बाद इधर उधर हो गए होंगे। हालांकि अगर डायनोसॉरस सच में गहरे पानी में गया तो ये संभव है कि इस शक्तिशाली जानवर का उस समय के विशाल राक्षसों से भी टकराव हुआ होगा, जैसे कि मोजोसॉरस, जो डायनोसॉरस के आकार के टक्कर का था। दुर्भाग्य से दोनों के बीच किसी संपर्क का कोई प्रमाण नहीं मिला। मोजोसॉरस के साथ डायनोसॉरस का विस्तृत आवास उसे बहुत से जीव जंतुओं के साथ संपर्क में लाया, जिसमें डायनासोर्स भी शामिल हैं, और अलग अलग पर्यावरणों के बीच ये अखेनासेफेलिस, एनोडोंटोसॉरस, ग्रिपोसॉरस, कॉस्मोसेरेटॉप्स, नसूटोसेरेटॉप्स, पैरासोरोलोफस, यूटोसेरेटॉप्स, क्रीटोसॉरस, स्टेगोसेरस, अगुजासेरेटॉप्स, Angulomasticator, Aquila rhinus, Chasmosaurus, Edmontonia, Euoplocephalus, Melifisa, Panoplosaurus, Texacephaly और यावेका सेरेटॉप्स के साथ सह अस्तित्व में था। अन्य अज्ञात हाइड्रोसॉर्स, सेरेटॉप्स और एंकिलोसॉर्स भी पाए गए। थेरोपॉड्स भी इन क्षेत्रों में भरपूर मात्रा में मौजूद थे और इसमें सोरोनिथोलेस्टीज, रिचिडोस्टीसिया, लेप्टोरिंकस, कीरोस्टेनोटिस, हैग्रिफस, मिरार्सी, टेलोस, टेराटोफोनियस, एपेलेचियोसॉरस और कुछ अनजान टिरानोसॉर्स शामिल हैं। डायनोसॉरस सच में एक क्षेत्र में जीवित था जो डायनासोर से भरा हुआ था, लेकिन दूसरे जानवर भी उसमें समान रूप से थे, जैसे कछुए, हड्डी वाली मछलियां, कार्टिलेजिनस मछलियां, सांप, छिपकलियां, मोजोसॉर्स, मल्टा ट्यूबरक्युलाटा और यहाँ तक के मार्सुपियल्स भी थे। दुर्भाग्य से इन सभी जानवरों को लाखों वर्षों तक डायनोसॉरस का शासन सहना पड़ा, लेकिन उनका बड़ा मौका लगभग 73 मिलियन साल पहले आया, जब डायनोसॉरस अवशेषों से बिना किसी संकेत के जीवाश्म संरचनाओं से गायब हो गया। वर्तमान में इसके खत्म होने का कोई ठोस विचार नहीं है और अधिकांश लोग इसके बड़े आकार को दोषी ठहराने पर संदेह करते हैं, क्योंकि और भी बहुत से बड़े जानवर थे जो बिल्कुल ठीक रहे। उम्मीद है कि जब इस विशाल मगरमच्छ के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी, तब हमें पता चलेगा कि ये कैसे गायब हुआ और ये सच में कितना बड़ा था। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये एक नया चैनल है एक्सटिंक्ट जू का हिंदी अंश, और हम आपका समर्थन लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो अपलोड होने पर तुरंत आपको सूचित हो। एक बार फिर धन्यवाद।